हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद। फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बायोफिजिक्स। और फिर आपके लिए एक प्यारी सी बात लेके आना हुआ है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हमने चैप्टर 1 को अच्छे से समझा कि उसमें एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। और हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था उसका इंट्रो के रिगार्डिंग। लेकिन आज जो है एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है वहाँ से हम लोग शुरू और समझना शुरू करेंगे। हमने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था पिछले क्लासेस में कि बिल्कुल ज़ीरो से लेकर स्टैंडर्ड वाइज को हम लोग टच करेंगे, जिससे आपका जो डाउट होता है किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ने में वो दूर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी को, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो चलिए, पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे हम कंपैरिजन हमने किया था, जैसे समझिए आप किसी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में किस बातों के आधार पर उसे हमने लिविंग या नॉन लिविंग कहा, सजीव या निर्जीव कहा था। जैसे आपके जहन के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि आप किसी टेबल को देखते हैं, किसी फैन को देखते हैं, या किसी प्लांट्स को देखते हैं, या किसी ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, या किसी एनिमल को देखते हैं। तो उसमें कंपैरिजन क्या करते हैं कि वो सांस ले रहा है, डेट मीन्स वो लिविंग है, सजीव है। वो सांस नहीं ले रहा है, मैं ये क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। इस बेसिस पे आपने कहा थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने आप को बढ़ाएंगे तो थोड़ा समझेंगे क्या कि जो लिविंग होता है उसके अंदर एक खास पावर होता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। कोई लिविंग होता है उसके अंदर एक खास पावर होता है, उसके अंदर ग्रोथ होता है। अगर कोई लिविंग यानी सजीव है तो उसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, महसूस करने का पावर, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्सियसनेस कह सकते हैं, स्टूमली कह सकते हैं, हिंदी में चेतना कहते हैं, फील करने का पावर, जो किसी किसी भी लिविंग के अंदर देखने को मिलता है। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर देखने को मिलता है। तो चलिए उसी को हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक टर्म है उसको हम क्लियर करेंगे। तो पहला हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था एक वर्ड जिसको कहते हैं ग्रोथ। उसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो है इसे हमने क्या कह दिया, वृद्धि। इसे वृद्धि कह दिया हमने। तो आखिर ये है क्या, तो पहले ही हमने क्लास में बताया था, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। किसी भी जीव की विशेषता में से एक गुण। तो ये जो है इसको थोड़ा डीप में समझते हैं हम। तो डीप में समझने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज समझना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ग्रोथ को देखते हैं कि ये किस तरह से ग्रो करता है। तो पहले वाइज में देखते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। पहला हमने क्या देखा, एक्सटर्नल ग्रोथ। इसे एक्सटर्नल कह सकते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट में देख सकते हैं आपका इंटरनल ग्रोथ। दो कैरेक्टर ग्रुप में लिख दिया हमने। पहला लिखा एक्सटर्नल, जिसे हम कहते हैं बाहरी वृद्धि। दूसरे को कह सकते हैं हम लोग इंटरनल ग्रोथ। दैट मीन्स इसे आंतरिक वृद्धि कह सकते हैं। आंतरिक वृद्धि कह दिया। अब इसमें लॉजिक ये है, जब हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करते हैं तो आप थोड़े से अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा। आपने कभी हिमालय को देखा होगा, उस पर बहुत सारे बर्फ के जमा होने से उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सपोज कीजिए आप जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर बहुत सारे बालू को लाकर रख दिया जाए और उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए, तो उन सब की वजह से उसके साइज का लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना। या किसी पंखे के ऊपर, जो सीलिंग फैन होता है, पंखा चलता है, उसके ऊपर डस्ट जमा होने के कारण पंखे की मोटाई अगर जो होती है, उस डस्ट के कारण उसकी मोटाई बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। उन सब सिचुएशन को कहते हैं क्या, एक्सटर्नल ग्रोथ। दैट मीन्स यहां पर आपके सामने क्लियर हुआ कि हम एक्सटर्नल ग्रोथ का सेंस कह सकते हैं किसी सरफेस के ऊपर किसी मटेरियल का जमा होना, अलग अलग टाइप के मटेरियल पदार्थों के जमा होने से उसके साइज में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। अब इस तरह का सिचुएशन किस में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। नॉन लिविंग यानी इसको निर्जीव कह सकते हैं। हमने क्या कह दिया, निर्जीव। जैसे एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हमने कहा माउंटेन, हिमालय कह दिया,
पर्वत क्या है, एक नॉन लिविंग है, लेकिन उसका साइज जो है उस पे जैसे हिमालय पर्वत हमारा जो है उसके ऊपर बर्फ जमा होता है, उससे उसकी साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो भी तो ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन उसको लिविंग नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग कह सकते। वो किस तरह का ग्रोथ हुआ, उसके सरफेस पे मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का जमा होने के कारण उसका साइज क्या हो गया, ग्रो कर गया आउटर सरफेस पे। लेकिन जैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल ग्रोथ यानी आंतरिक वृद्धि, तब हमारे सिचुएशन को थोड़ा सा अलग तरह से सोचने को सोचेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल समझिए, आंतरिक वृद्धि का अर्थ होता है जैसे हमारे अंदर का जो ग्रो होता है उसके कारण को बाहरी रूप से क्या होता है, किस चीज़ को वृद्धि में हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, हमारा अपने आप के बारे में सोचिए, जब हम छोटे होंगे तो हमारा साइज बिल्कुल छोटा सा था। जैसे ही हमारा हाइट बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पे चले आए हैं, तो यानी हमारे अंदर जो ये ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपका एक्सटर्नल ना होके कैसे कहेंगे, इंटरनल ग्रोथ के कारण होता है। तो इसीलिए कहा हमने, हम अपनी बात करें या किसी प्लांट्स की बात करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी के अंदर क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल में हमने कह दिया एनिमल्स, प्लांट्स, एटसेट्रा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा, इसी चीज को हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं सजीव। सजीव में क्या देखा हमने, सजीव के अंदर जंतु हो गया, फिर इसके बाद हो गया पौधा कह सकते हैं, इत्यादि। यानी ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रोथ जो होता है दो तरह से समझ सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है किसी निर्जीव में देखने को मिलता है, और इंटरनल जो होता है किसी सजीव के अंदर देखने को मिलता है। ये तो एक आपका कॉन्सेप्ट था जो आपने ग्रोथ को समझा। अब ग्रोथ को दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर समझते हैं, इंटरनल ग्रोथ को ही अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज में हम समझते हैं। देखिए अब इंटरनल ग्रोथ को, ये जो आपके सामने जो जो मटेरियल है, ये सारा का सारा टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आप फोकस करके जो लेक्चर अच्छे से अटेंड करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जो भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ में जो है, थोड़ा सा इसको अलग तरह से सोचेंगे। इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ कह दिया हमने, यानी आंतरिक वृद्धि। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, आंतरिक वृद्धि कह सकते हैं। ये जो इंटरनल ग्रोथ है, इसको भी हम दो फॉर्मेट में समझेंगे। इंटरनल ग्रोथ, पहले चीज तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम किसके अंदर होता है। तो पहला हमने देखा कि इंटरनल ग्रोथ जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, सबके अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए, इसमें हम दो तरह से देखने का सेंस ये हो गया। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो कैसे देखेंगे, एक के अंदर जो होता है लिमिटेड ग्रोथ होता है। यहाँ पे हमने क्या दिया, लिमिटेड ग्रोथ। ये हो गया लिमिटेड ग्रोथ, दैट मीन्स इसे क्या हमने, निश्चित वृद्धि। निश्चित कह दिया हमने, इसे कह दिया हमने निश्चित वृद्धि। और इधर जो देख सकते हैं इसे हमने कहा अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ। अब इसको हिंदी में समझ सकते हैं हम लोग, किसे कहते हैं, अनिश्चित वृद्धि। अनिश्चित वृद्धि। अब इस अनिश्चित वृद्धि और निश्चित वृद्धि में क्या डिफरेंसेस है, यानी लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, तो समझिए इन चीज़ों को। लिमिटेड ग्रोथ का सेंस ये होता है जिसके अंदर जो है ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जैसे ही अनलिमिटेड ग्रोथ का सेंस ये कह सकते हैं, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक उसके अंदर ग्रोथ होता रहता है। अब ये कौन सा मेंबर है जिसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होता है, ये कौन सा मेंबर है जिसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, तो आप याद कीजिए अपने आप के बारे में। जो हम होते हैं या किसी एनिमल की बात करें, तो हमारा एक एज आता है जिसके बाद हमारा ग्रोथ रुक जाता है। ये इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझें तो आप ऐसे समझिए, जब हमारी पैदाइश होती है उसके बाद से हमारा कोई भी पार्ट, हाथ है, पैर है, किसी पार्ट के टूटने के बाद फिर से दोबारा नहीं बन सकता है। ये पहला कॉन्सेप्ट। यानी हमारे अंदर एक बार जो स्ट्रक्चर बन चुका है वो दोबारा फिर से
क्या हो सकता है, दोबारा से फिर नया नहीं बन सकता है, यानी उसी के साइज का इलोंगेशन होता है, ये पहली चीज। अगर लेकिन हम बात करें किसी प्लांट्स के पार्ट का, तो प्लांट्स के पत्ते को तोड़ देते हैं, उसके स्टेम को तोड़ देते हैं, तो फिर से क्या होता है, वो फिर से ग्रो कर जाता है, फिर से नया स्टेम निकल, फिर से नया तना उसमें वृद्धि कर जाता है। तो इससे ये पता चला किसी प्लांट्स के अंदर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर ग्रोथ होता रहता है। यानी उसके तने को तोड़ दीजिए, सपोज कीजिए किसी प्लांट के तने को पकड़ा अपने स्टेम को, उसको पकड़ के तोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे उसमें 1 हफ्ते बाद कि फिर से नया स्टेम उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी इंसान का हाथ टूटे तो फिर दोबारा बनना नहीं बन सकता, या किसी एनिमल्स का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो फिर से दोबारा नहीं बन सकता। ये चीज़ है, रिपेयर होना, नया ग्रो करना, ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो प्लांट के अंदर का ग्रोथ जो होता है वो जिंदगी, जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है। लेकिन किसी इंसान के अंदर, किसी एनिमल्स के अंदर की ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड टाइम तक होता है, एक टाइम के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए हमने कहा लिमिटेड ग्रोथ जो होता है किसके अंदर होता है, आपका किसी भी एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। हम भी एक एनिमल्स हैं, जंतु के अंदर। अब जंतु में हम लोग भी आ गए, ह्यूमन की बात कर सकते हैं, लायन टाइगर सबकी बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधा। लेकिन आखिर इनका एक और टेक्निकल नेम होता है, उसको क्या कहते हैं, इस लिमिटेड ग्रोथ का एक टेक्निकल नेम होता है। इस टेक्निकल नेम को कहते हैं क्या, डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ, जैसे ये वर्ड मिले तुरंत समझ लीजिए इसका हिंदी हम कह सकते हैं निश्चित वृद्धि। डिटर्मिनेट को भी हम क्या कह सकते हैं, कहीं कि आपके स्टैंडर्ड वाइज जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको नॉर्मली ये वर्ड ना लिखकर ये वर्ड दिया रहता है। दूसरा, अनलिमिटेड ग्रोथ में जो होता है इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो पहला चीज हमने देखा इंटरनल ग्रोथ जो है उसको हमने अच्छे से समझा कि ये क्या होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अनलिमिटेड इन द सेंस जब तक जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन जैसे ही बात किया हमने कि लिमिटेड ग्रोथ किसे कहते हैं, तो किसी एनिमल्स के अंदर एक बार जो पार्ट ग्रो कर जाता है फिर से दोबारा वो टूटने के बाद क्या होगा, नया नहीं बन पाता। इसको हम कहते हैं क्या, डिटर्मिनेट ग्रोथ। या ऐसे नॉर्मल समझिए एक एज के बाद हमारा ग्रोथ रुक जाता है। जैसे हमारा एज जो होता है जैसे ही 20-22 क्रॉस करते हैं हमारा हाइट भी देखिए रुक जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेड ग्रोथ कह दिया। तो आपने कंपैरिजन समझ लिया, तो ये हमने ग्रोथ को अच्छे से डीप वाइज समझने की कोशिश किया कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके अंदर कौन कौन से स्टेज को पढ़ना था। तो हमने अच्छे से इसको डील किया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, मेटाबॉलिज्म। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये क्या है, तो किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम सेल कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर आपके मॉलिक्यूलर लेवल में बहुत सारा रिएक्शन होता रहता है। जैसे एग्जांपल, फैट का रिएक्शन, फैट का बनना, उसके बाद प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना। जैसे एग्जांपल सोचिए, किसी प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और सिंथेसिस कैसे होता है, किसी कार्बन सनलाइट से आपको CO2 क्या किया, कैच किया किसने, प्लांट्स ने, और वाटर को सॉइल से लिया उसने और लेकर क्या बना दिया, ग्लूकोज बनाया। तो ये रिएक्शन किसके अंदर हो रहा है, उसके सेल के अंदर हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो हो रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है और वो भी आपके हर एक सेल के अंदर एनर्जी फ्लो कर रहा है, वो सब किसके, उसको क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर देखिए कि जब हमने इसको समझा तो इसे क्या कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं चपापचय। अब इसको सबसे अच्छे से इसको समझने के लिए इसको हम दो रूप में समझेंगे। उससे पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है आपका, ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन occur
इन द सेल और बॉडी, सेल और बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आई होप सो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था किसी सेल के अंदर या शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय कहते हैं। इसको हिंदी में समझने के लिए आप समझ सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सभी रासायनिक अभिक्रिया जो कोशिका या शरीर के अंदर होती है, जो कोशिका या शरीर के अंदर होती है, इसको चयापचय कहलाती है, चयापचय। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म हमने कह दिया। तो ओवरऑल यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके टाइप्स को समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी इसके प्रति खुल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि आपके अंदर शरीर के अंदर डाइजेशन होना और दूसरी तरफ हमने कहा प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का बनना, दोनों तो एक ही वर्ड हमने लिया कि मेटाबॉलिज्म है। लेकिन जब हम थोड़ा सा एडवांस रूप में समझते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर CO2 और वाटर का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन जैसे हम बात किया हमने कि अपने डाइजेशन का, तो उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है फूड पार्टिकल्स का, तब जो ब्रेक डाउन होता है वो भी मेटाबॉलिज्म है। लेकिन कौन सा मेटाबॉलिज्म है उसे हम कह सकते हैं, उसे हमने कहा कि वो कैटाबॉलिज्म है। लेकिन जिसमें सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का उसको क्या कहते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। यानी दैट मीन्स जो मेटाबॉलिज्म है उसका दो टाइप्स के रूप में पढ़ेंगे। तो हेडिंग देंगे हम यहाँ पे, इसे हमने कह दिया टाइप्स के रूप में पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इसको कह सकते हैं चयापचय का प्रकार। तो कितने प्रकार में इसको पढ़ना है, तो इसे पढ़ना है दो रूप में पढ़ना है इसको। कौन कौन सा है ये, तो सबसे पहला जो कह सकते हैं उसे हमने कहा एनाबॉलिज्म, जिसको कहते हैं हिंदी में उपचय कहते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, तो इसे कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म, इसे क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। तो ये दो रूप है आपका टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, चयापचय का प्रकार, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये एनाबॉलिज्म क्या है, फिर कैटाबॉलिज्म क्या है, तो इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो अब हेडिंग देंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। चलिए, तो यहाँ पर एनाबॉलिज्म का हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक खूबसूरत सा हेडिंग दिया, एनाबॉलिज्म। जब ये एनाबॉलिज्म कहते हैं, इसको अपचय, इसको कहते हैं उपचय कहते हैं, तो इसका सेंस होता है, इसे कहा हमने इट इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी ये ऐसा मेटाबॉलिज्म है जिसमें कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट किस चीज़ का, किसी केमिकल का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी बनाना होता है। तो इसको लिख सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे, यह बनाने वाली अभिक्रिया है, यह बनाने वाली उपापचय अभिक्रिया है, या चपापचय लिख लीजिए, चपापचय अभिक्रिया। दूसरा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डीप वाइज में समझे तो क्या कह सकते हैं, तो इसे हमने एक नाम और दे दिया इसको, इसे क्या कहा हमने, इसे कह सकते हैं
synthesis the organic compound, या इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह लीजिए तो भी आपको आपके दिमाग के अंदर ये फिक्स रहेगा। इसको कह लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी इसमें सिंथेसिस होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। लिखा हमने जटिल पदार्थों का बनना, जटिल पदार्थों का संश्लेषण। जटिल पदार्थों का संश्लेषण। अब ये जो फॉर्मेट है इसको एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझ लें। जैसे हमने आपको कहा कि ये जटिल पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सी चीज़ है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया प्लांट्स का। प्लांट जो होता है सनलाइट से CO2 को लेगा और इस CO2 को क्या करेगा, वाटर के साथ कॉम्बाइंड करना होगा। और इसको जैसे ही इसने कॉम्बाइंड किया तो इसके साथ इसका फूड मटेरियल बनेगा, जिस फूड मटेरियल को हम कहते हैं C6H12 और O6, जिसे हम ग्लूकोज कह सकते हैं। अब इस ग्लूकोज जो है ये प्रोसेस करता रहता है, बेचारा ग्लूकोज बनाता रहता है, प्लांट्स बनाएगा, बहुत सारा बनाएगा, तो यही ग्लूकोज बाद में जाकर क्या बन जाता है, आपका स्टार्च के रूप में बदल जाता है, यानी इसमें स्टोर हो जाता है। तो हमने देखा कि ये जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म का सेंस होता है कि CO2 और वाटर के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, जिसको हमने क्या कह दिया, ये प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गया। दूसरा, इसी प्रोसेस को हम समझेंगे नेक्स्ट में, जैसे थोड़ा सा इसको और एडवांस रूप में समझे तो एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल फैटी एसिड, वसीय अम्ल, फैटी एसिड वसीय अम्ल, ये क्या करता है, फैटी एसिड फैट को बनाता है, यानी वसा को बनाता है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि आपका एमिनो एसिड किसको बनाएगा, तो प्रोटीन को बनाएगा। 20 तरह के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, एक बहुत सारे कंपाउंड जो एक बहुत सारा रूप मिलने के बाद एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, इस प्रोसेस को हमने एनाबॉलिज्म कह दिया। सब में कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इस जब सिचुएशन को हमने समझा तो ये सारी सिचुएशन किस में देखने को मिल रहा है, किसी लिविंग के सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। लेकिन कौन सा टाइप है, सिंथेसिस वाला टाइप है, यानी संश्लेषण वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज़ का बनना होता है। लेकिन जैसे ही इसके हमने अपोजिट की बात करेंगे, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें सबको ब्रेक डाउन कर देना होगा। जैसे इसको क्या कहा हमने, जैसे डाइजेशन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म क्या है, तो कैटाबॉलिज्म हमने कहा अपचय कह सकते हैं, पीछे लिखा भी था हमने। इसको हमने क्या कहा था, एक प्यारा सा नाम दिया था हमने, इसको अपचय कह दिया था। ये जो है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आखिर है क्या कैटाबॉलिज्म, तो इसको हम एक नाम देंगे, इट इज द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ये ऐसा मेटाबॉलिज्म का टाइप है जिसमें डिस्ट्रक्ट होता है, यानी टूटना होता है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टूटकर सिंपल में बदल जाना होता है। उसको हमने क्या किया, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कह दिया। तो लिखे यहां पर लिख सकते हैं इसको, यह टूटने वाली चयापचय अभिक्रिया है। जैसे ही यहाँ पर वर्ड लग जाए कि चयापचय या मेटाबॉलिज्म, आप तुरंत समझिए ये सेल के अंदर हो रहा है। अब टूटने वाला सिचुएशन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म, अगर बनने वाला सिचुएशन है तो वो एनाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, तो ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल।
यानी कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। एज फॉर एग्जांपल इसमें क्या देखेंगे हम? पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले हिंदी में। यानी हमने लिखा जटिल पदार्थों का टूटना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों के रूप में टूटना। टूटना किसके अंदर शामिल है? तो ये शामिल है आपका कैटाबॉलिज्म में। अब इसमें लॉजिक ये आता है कि जब हमने दोनों चीज़ों को समझा, मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में, तो आखिर यहाँ पर बार बार जो वर्ड यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो चीज़ एक ही है, बस यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने अगर बात किया कि किसी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्लूकोज कह सकते हैं, या प्रोटीन कह सकते हैं, या फैट कह सकते हैं। वो टूट कर जब सिंपलेस्ट पार्ट में बदलेगा उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सब्सटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आपके अंदर सारी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। देखिए आप जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं या डाइजेशन होता है, डाइजेशन, पाचन। तो पाचन के अंदर क्या होता है? पाचन के अंदर आपको जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है? टूट कर सिंपल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको डाइजेशन पूरा होता है। दूसरी चीज़ ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? उसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तब हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर पाते हैं, श्वसन कर पाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर रेस्पिरेशन भी लिख लेते हैं आपका, रेस्पिरेशन, श्वसन, ये भी सब सेल के अंदर ही होता है। इसमें भी फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का। फिर हम और क्या कह सकते हैं? दूसरी चीज़, तो इसमें कहा हमने कि आपका ऐसे ले लीजिए, प्रोटीन है, प्रोटीन, इस प्रोटीन का टूट कर ब्रेक होकर और किस में बदल जाना? एमिनो एसिड में बदल जाना, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाना। प्रोटीन टूट कर किस में टूट जाना? एमिनो एसिड में, ब्रेक करना, ब्रेक। अब आपको ये मेटाबॉलिज्म टर्म अच्छे से क्लियर हो गया कि इसके अंदर दो तरह का सिचुएशन है। पहला सिचुएशन जो है उसे हमने क्या कह दिया? उसे कहा हमने एनाबॉलिज्म, दूसरा कहा कैटाबॉलिज्म। अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे इसके आगे का टर्म, एक और टर्म बच जाता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीज़ें क्लियर हुआ आपका? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आगे का नेक्स्ट का कैरेक्टर है वो कौन सा टॉपिक है, तो उसे हमने कह दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें जो है किसी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसी लिविंग के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग में ये देखने को नहीं मिलता है। इन सब बातों के आधार पर हम किसी को लिविंग कह सकते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि हम व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, या व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, जीव क्या है, उसे जीव ही क्यों कहते हैं, वाई वी सेड इट लिविंग, तो उसे जीव ही क्यों कहते हैं? तो आप आंसर क्या लिखिएगा? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, उन बातों के आधार पर उसको हम लिविंग कह सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं आपका उसके अंदर वृद्धि होना, उसके अंदर फिर क्या, ग्रोथ होना, मेटाबॉलिज्म होना, कॉन्सियसनेस होना, रिप्रोडक्शन होना, उसके अंदर एजिंग आना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, इन सब बातों के आधार पर उसको हम लिविंग कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कह सकते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, ये हो गया कोशिकीय संगठन। इस इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं सेल, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं यहाँ पर कोशिका कह सकते हैं। कोशिका कह दिया हमने। अब बात करेंगे इससे छोटी यूनिट जो होती है, इससे छोटी, उसको क्या कहते हैं? यानी उससे, जैसे सेल से भी छोटी यूनिट कोई होती है उसको क्या कहेंगे? उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सेल का जो रूप होता है, अगर बहुत सारा सेल मिल जाए तो वो किस रूप में बदल जाएगा? तो वो बदल जाता है टिश्यू के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिंदी में उत्तक कहते हैं। इसे हमने क्या कह दिया? उत्तक।
अब सेल के ग्रुप मिलने से एक नया स्ट्रक्चर बना जिसको हमने ऊतक कह दिया, टिश्यू कह दिया। तो फिर इस टिश्यू के मिलने से, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से क्या बनेगा, तो ऑर्गन बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, अंग कह सकते हैं, इसे अंग कह दिया हमने। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया बहुत सारे अंग का मिलने के बाद क्या बनेगा, तो उसे हमने कह दिया ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि आखिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, तो आप उसको सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर किसी एक काम को करना, जैसे डाइजेशन, डाइजेशन करने के लिए हमारा माउथ भी इन्वॉल्व होता है, ऑसोफेगस भी होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, कितने सारे ऑर्गन का मिलकर एक ही काम करना होता है, डाइजेशन। तो उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिस्टम कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हमने कहा अंग तंत्र, अंग तंत्र कह दिया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका कि इस ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है आपका बॉडी, यानी शरीर बन जाता है। अब ये शरीर जो बना हमारा, तो उस शरीर को हम क्या कह सकते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अपनी आंखों से कौन सी चीज को देख सकते हैं, तो ये जो होता है विजिबल होता है, यानी इसे हम आंखों से देख सकते हैं। बट हम बात करें अगर सेल की, तो इसको आंख से देखना इम्पॉसिबल है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब किसी सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसके अंदर और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस सेल के अंदर, इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। क्या कह दिया हमने, कोशिकांग कह दिया। कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका का अंग। अब ये कौन कौन सी चीज़ है जो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको कहते हैं, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंतःप्रति जालिका जिसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम, बहुत सारे हैं। उन सब का डिस्कशन जो है हम कब करेंगे, तो उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 पर आता है आपका सेल। अभी जो है ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझाया हमने कि लिविंग किसे कहते हैं और लिविंग के अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है तो है आपका सेलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी और सेलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है आपने, इसको यहाँ पर सेलर ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय संगठन है, जिसमें हमने देखा कि सेल से लेकर बॉडी तक का स्ट्रक्चर में सबसे छोटा अगर यूनिट आपसे पूछा जाए आंसर, तो क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए सेल से भी कुछ छोटा होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनेल कह सकते हैं। अब यहाँ पर लॉजिक ये आता है, जब हम बात करें कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलेगा, तो ओनली हम देखें किसके अंदर, तो उस किसी लिविंग के अंदर देखेंगे, नॉन लिविंग के अंदर इस तरह का सिस्टम यानी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, जिसके बाद आपका ओवरऑल फर्स्ट जो पेज है आपका एनसीईआरटी वो क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या डिस्कशन करना है, उसमें एक और कैरेक्टर होता है जिसको कहते हैं लिविंग, जो है लिविंग को लिविंग ही क्यों कहते हैं, तो जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना भी है, और जिसने भी जन्म लिया उसके अंदर बुढ़ापा भी देखने को मिलता है। ये एक मेन कैरेक्टर है आपका किसका, लिविंग का। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग देंगे डेथ। यहाँ पे क्या कह दिया हमने, डेथ। ये जो डेथ है, ये डेथ दो तरह से होता है। फर्स्ट डेथ को हम कह सकते हैं क्लिनिकल डेथ, और दूसरा जो होता है उसको हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। अब इसका सस्पेंस आपके लिए बरकरार रहेगा, क्योंकि इसका लेक्चर जो होगा हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये डेथ जो होगा बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर होगा, जिसको हम लोग अगले क्लास में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जानना है कि आखिर क्लिनिकल डेथ क्या होता है, बायोलॉजिकल डेथ क्या, डेथ का भी वैरायटी होता है, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। और दूसरी चीज़, आपको ये नोट्स है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के आपको नीचे शो किया है, उससे वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या कॉमेंट में मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट रहा वो आप कॉमेंट कीजिए, उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।